नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को लेकर। सुशील कुमार की लगातार एक हत्या के मामले में मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और दिल्ली की जो जिला अदालत है, रोहिणी कोर्ट है, उसने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। अब सुशील कुमार के पास क्या विकल्प बचते हैं? आत्मसमर्पण है विकल्प, या फिर वो पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? ये तमाम चीजें हैं और कानून में इन तमाम चीजों के बीच में जो आगे ट्रायल चलता है या जमानत अर्जी आगे लगती है, उसमें कितना प्रभाव पड़ता है इन तमाम चीजों का, उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन कोर्ट ने जो अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है, उसमें 4 बड़ी चीजों को हाईलाइट किया है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें कहा है कि अग्रिम जमानत अर्जी हम सुशील कुमार की इसलिए खारिज कर रहे हैं कि एक तो ये जो पूरा मामला है, इसमें पुलिस ने अब तक जो भी सबूत जुटाए हैं, उसमें मुख्य अभियुक्त के तौर पर सुशील कुमार का नाम आ रहा है। यानी कि कोर्ट अब तक की जो जांच है पुलिस की, वो और पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पूरी कोर्ट को दी, उससे कोर्ट ये कन्विंस हो गया कि हाँ, हत्या का जो ये मामला है एक 23 साल के पहलवान सागर राणा का, उसमें सुशील कुमार जो है वो मुख्य अभियुक्त है। तो अगर मेन कॉन्स्पिरेटर है तो फिर निश्चित रूप से इस तरह के मामलों में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत होती है। लेकिन सुशील कुमार चूंकि अभी तक फरार है, तो निश्चित रूप से पुलिस की अभी तक इस मामले में जो जांच है वो आगे नहीं बढ़ पाई है और सुशील कुमार से बातचीत या कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं हो पाया है। दूसरा, कोर्ट ने ये कहा है कि सुशील कुमार के खिलाफ जिस तरह के आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं, क्योंकि हत्या का मामला है और हत्या से ज्यादा और क्या संगीन जुर्म होगा। और इस मामले में अगर कोई मुख्य अभियुक्त के तौर पर निकल के सामने आ रहा है जांच में, तो निश्चित रूप से कोर्ट ने 2 चीजें तो ये खास तौर से बोली है कि एक तो मुख्य अभियुक्त है और दूसरा जिस तरह के आरोप हैं वो बेहद संगीन है। तीसरा, कोर्ट ने बोला है कि पहले ही कोर्ट जो है वो नॉन बेलेबल वारंट जारी कर चुकी है सुशील कुमार के खिलाफ, यानी कि गैर जमानती वारंट जो है वो सुशील कुमार के खिलाफ जारी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा मामला है, इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सुशील कुमार से बातचीत जो है वो पुलिस की बहुत जरूरी है, पूछताछ बहुत जरूरी है। चौथा जो पॉइंट है वो भी बहुत अहम है जो कोर्ट ने कहा है, और उसमें कहा है कि पुलिस को जो गवाह अब तक जिन लोगों से बातचीत पुलिस ने की है, जो इस मामले में चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं सुशील कुमार को लेकर, वो जो है पुलिस की अब तक की जांच में वो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में जब पुलिस के पास ये ऑलरेडी चश्मदीद गवाह है, तो इस मामले में फिर अग्रिम जमानत अर्जी जो है ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की मंजूर नहीं की जा रही है। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? सुशील कुमार के पास किस तरह के ऑप्शंस हैं? तो इस तरह के मामलों में जब हत्या जैसे संगीन जुर्म में आप आरोपी हो, पुलिस आपको लगातार सर्च कर रही हो और आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके हों, पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का आप पर इनाम घोषित कर दिया गया हो, और ऐसी स्थिति में अगर आपके पास अब क्या विकल्प है, क्योंकि निचली अदालत ने भी आपकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तो इस तरह के मामलों में या तो आत्मसमर्पण करना होता है आरोपी को, और या फिर गिरफ्तारी पुलिस करती है। और लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें इस मामले में जरूर सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए छानबीन कर रही होंगी कि फिलहाल सुशील कुमार कहाँ पर है। तो अब इस मामले में आगे की क्या प्रक्रिया हो सकती है? तो अब प्रक्रिया ये होती है कि अग्रिम जमानत अर्जी अगर आप निचली अदालत में लगा रहे हैं और वहां से वो खारिज हो गई है, तो आपके पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता होता है। हालांकि जो उनके वकील थे निचली अदालत में, सिद्धार्थ लूथरा, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक सुशील कुमार की तरफ से मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस इस तरह के नहीं मिले, ना उनके परिवार की तरफ से, कि आगे वो हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन वकील के तौर पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर उनके पास लीगल रेमेडी कोई है तो वो उनको ऑप्ट करनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास बचाव का कोई कानूनी उपाय है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, करना चाहिए आरोपी को। तो इस सूरत में अगर हाई कोर्ट जाते हैं
तो दोबारा अग्रिम जमानत अर्जी जो है उस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन इस तरह के मामलों में जब भी हाईकोर्ट सुनवाई करता है तो दो चीजें खास तौर से देखता है। पहला तो ये कि निचली अदालत ने किन ग्राउंड्स पर जो जमानत अर्जी है, अग्रिम जमानत अर्जी, उसको खारिज किया है। तो जो 4 चीजें निचली अदालत ने बोली हैं वो हाईकोर्ट नजरअंदाज नहीं करता है ज्यादातर केसेस में, और देखता है कि इन तमाम जांच के बीच में क्या अग्रिम जमानत देना, वो भी मुख्य आरोपी जो हो हत्या का, उसको कितना ठीक होगा। दूसरी चीज कोर्ट देखता है आपका कंडक्ट, यानी अब तक की किस तरह की आपकी पुलिस जांच में सहयोग रहा है। तो वो सहयोग सुशील के मामले में तो कम से कम नहीं रहा है। हमने देखा कि पुलिस को जब खुद इनाम घोषित करना पड़े, और वो भी उस तरह के बड़े कद के प्लेयर के खिलाफ जो ओलंपिक जीत चुका है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पहचान रही है, और भारत का नाम जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना रोशन किया हो, और फिर एक हत्या के मामले में वो मुख्य आरोपी हो। तो ये तमाम चीजें कोर्ट जरूर देखेगा कि अभी तक पुलिस की जांच में सुशील कुमार ने सहयोग नहीं किया है, और साथ ही सुशील कुमार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें से भी कई लोगों की गिरफ्तारी होनी इस मामले में बाकी है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर मामलों में जो इस तरह के होते हैं, हाईकोर्ट से भी राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम होती है। तो अगर सुशील कुमार हाईकोर्ट जाएंगे तो निश्चित रूप से ये मान के जाएंगे कि 100 में से 95% तो उनको राहत वहां से नहीं मिलेगी। या ये भी संभव है कि अगर वो अपने कानूनी विशेषज्ञों से बात करें और उनको लगे कि हाईकोर्ट से कोई ज्यादा रिलीफ उनको ऐसी उम्मीद नहीं है कि मिल सकता है, तो फिर जो आखिरी रास्ता है उनके पास वो है आत्मसमर्पण करने का। अब आत्मसमर्पण या तो वो पुलिस के सामने कर सकते हैं या कोर्ट के सामने कर सकते हैं। कोर्ट के सामने आपको आत्मसमर्पण करना होता है तो एक अर्जी लगानी होती है और उसमें बताना होता है कि इस मामले में चूंकि मुझे आरोपी बनाया गया है और मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जांच के लिए तैयार हूँ, और इसीलिए कोर्ट के सामने मैं जो है आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। ज्यादातर मामलों में पुलिस के सामने लोग समर्पण नहीं करते, आत्मसमर्पण नहीं करते हैं क्रिमिनल केसेस में, क्योंकि पुलिस पर इतना भरोसा उन्हें नहीं होता है जितना कोर्ट पर होता है। और एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि कोर्ट की तरफ से फिर जो आदेश होते हैं उसमें फिर कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है, क्योंकि कोर्ट में जो कुछ उसको बोलना होता है वो आसानी से बोल देता है, और जो कोर्ट के आदेश हैं उसमें वो सबमिशन के तौर पर तमाम चीजें आरोपी जो है उसकी तरफ से भी दर्ज हो चुकी होती हैं। अब आत्मसमर्पण अगर करते हैं तो किस तरह के फायदे हो सकते हैं आगे हत्या से जुड़े इस मामले में सुशील कुमार को। तो बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता है, चाहे आपकी गिरफ्तारी हो या आत्मसमर्पण हो, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा आपके कंडक्ट को लेकर जरूर हो जाता है जब आगे ट्रायल चलता है। तो इस तरह के मामलों में जब चार्जशीट पुलिस दाखिल कर देती है और उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होता है, तो जमानत की अर्जी फिर जो आरोपी है उनकी तरफ से लगाई जाती है। तो जब जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही होती है तो जमानत जो रेगुलर बेल दी जाती है उसमें भी कुछ पैरामीटर फिक्स होते हैं, और एक पैरामीटर ये भी होता है उसमें जो वो बेहद महत्वपूर्ण होता है कि आपका कंडक्ट उस दौरान का क्या रहा, या आपका प्रीवियस रिकॉर्ड किस तरीके का है। तो प्रीवियस रिकॉर्ड तो अभी तक सुशील कुमार का बेहद शानदार रहा था, क्योंकि इतने सारे उन्होंने पदक जीते, सब लोग उनको जानते हैं भारत में, और कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड पीछे नहीं है उनका। लेकिन अगर कंडक्ट की बात करें, जो ये हत्या का मामला दर्ज हुआ है उसमें, तो वो उस कंडक्ट पे लगातार जो सवाल हैं वो खड़े होंगे, और ये भी सवाल खड़ा होगा कि उन्होंने पुलिस की जांच में सहयोग क्यों नहीं किया, एक बेहतर नागरिक होने की अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने क्यों नहीं निभाया। क्योंकि जिस तरह से गैर जमानती वारंट जारी हो गए, पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का उन पर इनाम घोषित कर दिया गया, मुझे नहीं लगता कि पुलिस, खासतौर से जो दिल्ली पुलिस है, वो 1 लाख रुपए का इनाम किसी भी इस तरह के व्यक्ति पर करती होगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रसिद्ध रहा हो। ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, बट सुशील कुमार के केस में ऐसा हुआ है क्योंकि लगातार वो पुलिस को फेस करने से भागते रहे हैं, और अभी भी उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। तो जब जमानत अर्जी कोर्ट में इस तरह से लगाई जाती है तो पुलिस की तरफ से जो सरकारी वकील होता है वो आपके कंडक्ट को लेकर खास तौर से बताता है कि देखिए जी, इन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया।
अगर इनको इस समय जमानत दे दी गई तो दोबारा ये भाग सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है उस वक्त काम आती हैं कि आपने सरेंडर किया था या पुलिस ने आपको दबोचा और गिरफ्तार किया। तो आत्मसमर्पण के मामले में फिर भी कोर्ट कुछ रियायत दे देती है अगर जमानत अर्जी पर कुछ फैसला लेना होता है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रायल चलता है वो उसमें आपको आप बरी होंगे या फिर आपको दोषी ठहराया जाएगा, ये तमाम चीजें कोर्ट में किस तरह के सबूत आ रहे हैं उनके आधार पर तय होती है। लेकिन अभी फिलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो सुशील कुमार की मुश्किलें अभी भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं और आगे भी अगर हाईकोर्ट से कोई रिलीफ उनको नहीं मिला, अगर वो जाते हैं हाईकोर्ट, तो फिर ये उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा और फिर या तो पुलिस उनको ढूंढ के गिरफ्तार कर लेगी और या फिर उनको लगता होगा कि उनको इस मामले में अपने आगे लीगल पक्ष को मजबूत करने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए, तो मुमकिन है कि वो कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दें। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।